हेलो, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज के इस लाइव सेशन में हम लोग रोटेशनल मैकेनिक्स, जो कि आप लोगों को पता है कि आपके रोटेशन जो चैप्टर है वो मैकेनिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है, उसका एक बहुत ही वेटेज वाला टॉपिक लेकर के आया हूं। और वो टॉपिक पता है क्या है? दिस टॉपिक इज डायनामिक्स ऑफ सीआरटीएम। डेफिनेटली अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो आपने इस तरीके के डायग्राम्स देखे होंगे, यस और नो, और आपने कई सारे न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व किया। लेकिन मैंने एक बात ऑब्जर्व करी है कि डायनामिक्स ऑफ सीआरटीएम में स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट्स तो पता ही नहीं होते, उन्हें पता ही नहीं होता कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। और जब आपको हर एक स्टेप का एक्सप्लेनेशन नहीं पता होता तो उस केस में पता क्या होता है कि जब थोड़ा सा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं तो वहां पर हमसे होती हैं कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स। तो आज का ये जो लेक्चर है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कराने वाला, पहली बता दूं। अगर आप यहां पे सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने आए ना तो आपको ये सेशन अभी ही लीव कर देना चाहिए। मैं यहां पर क्वेश्चंस के साथ साथ हर एक क्वेश्चन को करने के कौन कौन से अप्रोचेस हो सकते हैं, और अगर हम कोई भी फंडा यूज कर रहे हैं, सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम टॉर्क एनालिसिस कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या किसी और पॉइंट के अबाउट नहीं कर सकते हैं? मतलब हर एक मुद्दे पर मैं यहां पे चर्चा करने वाला हूं। मतलब मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चंस के साथ साथ डायनामिक्स ऑफ सीआरटीएम के हर एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को कवर अप किया जाएगा आज के इस सेशन में। कई बार ऐसा होता है कि हमें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ही नहीं पता होते, तो मैं आपको बता दूं कि आज का ये सेशन आपके लिए वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रोटेशन रिवाइज करना चाह रहे हैं ना, तो आज का सेशन आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि इस सेशन को अगर आपने काफी अच्छे से अटेंड कर लिया ना, तो ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि उसके बाद आप चाहे आई इरोडो, चाहे एससी वर्मा या पीवाईक्यूज ऑफ जेई एडवांस के क्वेश्चंस को लगा लीजिएगा। अगर वो क्वेश्चंस डायनामिक्स ऑफ सीआरटीएम के है ना, तो इतनी गारंटी है कि अबाउट 80 to 90% क्वेश्चंस आपसे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाएंगे। सो आई होप कि सभी लोग रेडी हैं। तो सभी लोग लाइव आ चुके हैं भाई? चलिए तो फिर अपना सेशन स्टार्ट किया जाए। या ओके, देखिएगा मैं आपको यहां पर बता दूं कि ये एक क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन क्या है सुनिएगा ध्यान से। एक डिस्क जिसका मास m, रेडियस r, एक स्मूथ सरफेस पर रखा है। इस डिस्क के ऊपर टॉप एज पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया गया एंड दैट इज F। क्लियर है? अब आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अल्फा ऑफ अ डिस्क एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पॉइंट P। तो देखिए, सबसे पहले सीआरटीएम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है, जिसमें सबसे फेवरेट इक्वेशन क्या है? पहली इक्वेशन, द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू द मास इनटू एक्सेलरेशन। जब भी सीआरटीएम का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है? उस गिवन बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। इनका देखिए, एफ सरफेस से लगेगा नॉर्मल और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा बेटा? mg। स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन होगा नहीं, इसके अलावा और कोई फोर्स है क्या? नहीं। पहला स्टेप, ड्रॉ द एफबीडी। उसके बाद आप यहां पर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन एज्यूम करें और साथ ही साथ यहां पर बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन भी एज्यूम कर लें। आज ये जो गिवन बॉडी है ये सीआरटीएम परफॉर्म करेगा, मतलब हम ये कह सकते हैं बॉडी ट्रांसलेट भी करेगा और साथ ही साथ रोटेट भी करेगा। मतलब आज इसका जो एक्सिस है वो एक्सिस फिक्स नहीं है। क्लियर है मेरी बात? अब हमेशा जब भी आप एक्सेलरेशन एज्यूम करें ना, तो हमेशा एक्सेलरेशन किसका एज्यूम करें? सेंटर ऑफ मास का। क्यों? ये आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब हम इक्वेशन लिखते हैं तो पहली इक्वेशन हम क्या लिखेंगे? द नेट एक्सटर्नल फोर्स, जो कि आपको दिखाई दे रहा है कि इस केस में वो क्या है? F। और ये F बराबर लिखेंगे द m इंटू ए। ये A हमेशा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा। इज इट क्लियर? तो देखिए, पहली इक्वेशन F बराबर ma। तो यहां से मुझे लगता है पहला पार्ट तो आपका सॉल्व ही हो गया। हमसे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछा गया था, तो यहां पर ये वैल्यू क्या आ गई? F/m। दूसरा, हमें अल्फा कैलकुलेट करना है। अल्फा कैलकुलेट करना है तो हमें टॉर्क एनालिसिस करनी होगी। अब यहां आती है मुद्दे की बात। यहां पर मैंने कई बार देखा है
कि मोस्ट ऑफ द बुक्स में सिर्फ एक स्टेटमेंट लिख करके वो आगे बढ़ जाते हैं और उसे कभी एक्सप्लेन नहीं करते कि यार आपको टॉर्क एनालिसिस करनी है ना, तो आप टॉर्क एनालिसिस इन क्वेश्चंस में हमेशा सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही करें। सिर्फ इतना बोलते हैं कि जब आप टॉर्क एनालिसिस करने जा रहे हैं तो टॉर्क किसके अबाउट लिखें? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। मैं कहता हूं ऐसा क्यों? क्या मैं किसी और पॉइंट के अबाउट नहीं कर सकता? क्या इस बॉडी पर सेंटर ऑफ मास के अलावा क्या मैं किसी और पॉइंट के अबाउट टॉर्क एनालिसिस करूंगा तो कोई नुकसान है क्या? अब मैं आपको इस चीज का एक्सप्लेनेशन दूंगा। जब आप टॉर्क बराबर आई अल्फा लिखते हो ना बेटा, तो उस समय जब आप टॉर्क लिखा करते थे तो ऐसे लिखते थे, टॉर्क अबाउट एक्सिस इज इक्वल टू आई अबाउट एक्सिस इंटू अल्फा। फिक्स एक्सिस रोटेशन पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आपको पता होगा। ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ इनर्शियल फ्रेम्स में ही वैलिड है। सर ये क्या बताया आपने? अरे ऐसा फ्रेम जिसका एक्सेलरेशन क्या हो? जीरो हो। फिक्स एक्सिस रोटेशन में आपकी एक्सिस फिक्स थी, लेकिन आज आपकी एक्सिस फिक्स नहीं है। आज आपकी एक्सिस जो है वो एक्सेलरेट कर रही है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि जब आप टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लिखेंगे तो नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में आपको स्यूडो फोर्स को भी कंसीडर करना पड़ेगा। ये मैंने क्या बोला, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क एनालिसिस कर रहा हूं तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या है? ए। यस और नो? अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ए है तो मुझे यहां सेंटर ऑफ मास पर एक स्यूडो फोर्स लगाना होगा एम ए। एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी हमें स्यूडो फोर्स का टॉर्क कैलकुलेट करना हो तो हम स्यूडो फोर्स को डायरेक्टली सेंटर ऑफ मास पे लगा सकते हैं। ऐसा क्यों? याद करो, mg का टॉर्क निकालने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स को कहां लगाते थे? सीधे सेंटर ऑफ मास पर। बिल्कुल एज इट इज उसी एनालॉजी से आप देख पा रहे हैं mg, g की जगह यहां पर क्या है? a। यस और नो? तो जब भी स्यूडो फोर्स का टॉर्क निकालना है तो स्यूडो फोर्स को लगाएंगे सेंटर ऑफ मास पर। ये स्यूडो फोर्स क्यों लगाया, समझ में आया आपको? क्योंकि आज मैं जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क एनालिसिस कर रहा हूं उस पॉइंट का एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, तो मुझे स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। मुझे पता है कि ये कॉन्सेप्ट कई सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, इसीलिए पता है बेनिफिट क्या है। जब आप टॉर्क एनालिसिस सेंटर ऑफ मास के अबाउट करते हैं ना, तो इस स्यूडो फोर्स का जो टॉर्क है वो क्या हो जाता है? जीरो। तो इवन जिन लोगों को ये कॉन्सेप्ट पता भी नहीं होता वो भी सही आंसर तक पहुंच जाते हैं और हम बहुत आसानी से बोल करके निकल जाते हैं कि सीआरटीएम में आप टॉर्क एनालिसिस सेंटर ऑफ मास के अबाउट करें। लेकिन इसका पता है मेन रीजन क्या है? मेन रीजन है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट स्यूडो फोर्स का टॉर्क जीरो हो जाता है। इसलिए आपको उस पैरामीटर के बारे में सोचना ही नहीं पड़ता और इसलिए गलती होने की संभावना कम होती है। तो देखिएगा, अगर मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क एनालिसिस करता हूं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि नॉर्मल और एमजी का टॉर्क तो हो जाएगा जीरो, क्योंकि नॉर्मल और एमजी इसी पॉइंट से पास हो रहे हैं। सिर्फ किसका टॉर्क आएगा? एफ का टॉर्क आएगा। तो बताइए अगली इक्वेशन में यहां पर क्या लिखूंगा? सेंटर ऑफ मास के अबाउट एफ इंटू आर इज इक्वल टू आई। आई बताओ भाई क्या लिखोगे? डिस्क है, एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा, आर से आर कैंसिल आउट। यस और नो? अल्फा की वैल्यू यहां से क्या आ गई? 2f डिवाइडेड बाय एम आर। दिस इज द आंसर ऑफ अ बी पार्ट। क्या ये बात समझ आई? अब मैं आपको बताता हूं कि जरूरी नहीं है कि आप सेंटर ऑफ मास के ही अबाउट टॉर्क एनालिसिस करें, आप किसी और पॉइंट के भी अबाउट कर लें, आपको तब भी यही आंसर मिलेगा। हाँ, करके देखें। कौन से पॉइंट के अबाउट बताओ? कौन सा पॉइंट जो तुम्हें लग रहा है फेवरेबल है? जरा ध्यान से देखना, मैं इस वाले पॉइंट के अबाउट टॉर्क एनालिसिस करना चाह रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है यार इस पॉइंट के अबाउट करने पे एफ का टॉर्क तो जीरो हो जाएगा। लेकिन ध्यान से देखना, जब आप टॉप मोस्ट पॉइंट के अबाउट टॉर्क एनालिसिस करेंगे तो एक बात बताओ, सेंटर का एक्सेलरेशन ए है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो ट्रांसलेट करता तो ए होता। यस। और अगर ये रोटेट करता तो देखो ये पॉइंट सेंटर से कितनी दूरी पर है? आर दूरी पर, तो इसका एक्सेलरेशन होता आर अल्फा। लेकिन आज सीआरटीएम कर रहा है तो मैं कह सकता हूं कि टॉप मोस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा? ए प्लस आर अल्फा। अगर मैं टॉर्क एनालिसिस इस पॉइंट के अबाउट करता हूं, मतलब ये मेरी क्या हो गई? एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक बात जल्दी से बताओ, इस एफ का टॉर्क जीरो हो गया, लेकिन अभी स्यूडो फोर्स का टॉर्क जीरो नहीं होगा। और स्यूडो फोर्स कितना लगेगा? स्यूडो फोर्स को कहां लगाना है? सेंटर ऑफ मास पर। और सेंटर ऑफ मास पर स्यूडो फोर्स कितना लगेगा?
m इंटू ए। याद करो वो a क्या होता था, a उस रेफरेंस फ्रेम का एक्सेलरेशन होता था जिसमें हम जाके बैठते थे। तो एक बात बताओ, आज हम जिस पॉइंट के फ्रेम में गए हैं, क्या उस पॉइंट का एक्सेलरेशन a प्लस आर अल्फा है? और ये एक्सेलरेशन आगे की तरफ है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि स्यूडो फोर्स आज पीछे की तरफ लगेगा और इस स्यूडो फोर्स की वैल्यू होगी m इंटू ए और a की वैल्यू होगी a प्लस आर अल्फा? यस और नो? तो पता है टॉप मोस्ट पॉइंट के अबाउट करने का एक तो फायदा मिला कि f का टॉर्क 0 हो गया, लेकिन टॉप मोस्ट पॉइंट के अबाउट स्यूडो फोर्स का टॉर्क आएगा। तो बताओ स्यूडो फोर्स का टॉर्क क्या लिखोगे इस पॉइंट के अबाउट? फोर्स m इंटू ए प्लस आर अल्फा। यस और नो? ये है फोर्स इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। याद रखिएगा जब भी टॉर्क बराबर आई अल्फा लिखते हैं तो आई उसी एक्सिस के अबाउट लिखते हैं जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क एनालिसिस कर रहे हैं, और अभी टॉर्क एनालिसिस इस पॉइंट के अबाउट कर रहे हो, तो बताओ क्या लिखोगे? आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट डिस्क का 3/2 mr² इंटू अल्फा। अरे भाइयों कुछ समझ आ रहा है? जरा ध्यान से देखना, यहां पर इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे ma प्लस ये क्या बना mr² अल्फा इज इक्वल टू 3/2 mr² इंटू अल्फा। यहां से देख करके समझ आ रहा है कि m a की वैल्यू, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो ये क्या बन गया, क्या आ रहा है ये भाई, हाफ हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका mr²/2 इंटू अल्फा। यहां से m से m कैंसिल आउट हो गया। a की वैल्यू को आप देख पा रहे हैं, a ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। a की वैल्यू क्या थी? f/m। और यहां से जरा देखिए अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है आपके सामने? अल्फा की वैल्यू अगेन फिर से वही आ रही है 2f/mr। क्या कहेंगे जनाब, क्या टॉर्क एनालिसिस सिर्फ सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही कर सकते हैं? नहीं, किसी भी पॉइंट के अबाउट कर सकते हैं, लेकिन किसी और पॉइंट के अबाउट करने पर यू हैव टू कंसिडर द टॉर्क ऑफ अ स्यूडो फोर्स। इसलिए लोग बहुत प्यार से ये बोलकर के निकल जाते हैं कि जनाब टॉर्क एनालिसिस सेंटर ऑफ मास के अबाउट करिए। लेकिन मैं आपको बता कि अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो ऐसे कई सारे न्यूमेरिकल्स जिनको सॉल्व करने के लिए तुम्हें मल्टीपल इक्वेशंस बनानी पड़ती है ना, आज आप एक सिंगल इक्वेशन बना करके भी बहुत जल्दी अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे, अगर आप इस बात को डाइजेस्ट कर पा रहे हो कि टॉर्क एनालिसिस उस बॉडी पे प्रेजेंट किसी भी पॉइंट के अबाउट की जा सकती है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आपको वहां पर स्यूडो फोर्स के टॉर्क को भी कंसिडर करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो ये आ गया बेटा बी। कैसा लगा कॉन्सेप्ट? ठीक, एक्सेलरेशन ऑफ अ पॉइंट पी, यू हैव टू कैलकुलेट कि एक्सेलरेशन क्या होगा पॉइंट पी का। पॉइंट पी है ये वाला पॉइंट। बताओ, एक बात बताओ, ये बॉडी सीआरटीएम कर रही है, ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा? ए, और इसके अबाउट रोटेट करने की वजह से इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा? आर अल्फा। एक बहुत कॉमन मिस्टेक जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ सर्कुलर मोशन, कि उनको लगता है कि हमेशा ए की वैल्यू आर अल्फा के बराबर होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ए एक अलग चीज है भाई, अल्फा एक अलग चीज है। यहां पर ए जो है वो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है और अल्फा इस बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन है। ए बराबर आर अल्फा अगर आप सोच रहे हैं होगा, तो मैं आपको बता दूं कि नहीं होगा। इस पॉइंट पी का अगर आप एक्सेलरेशन लिखना चाह रहे हैं तो पॉइंट पी का एक्सेलरेशन आप क्या लिखेंगे? ए माइनस ऑफ आर अल्फा। तो जरा ध्यान से देखिएगा, पॉइंट ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं f/m, यस और नो? माइनस आर इंटू अल्फा। अल्फा की वैल्यू बताइए क्या है? 2f/mr। यहां से r कैंसिल आउट और ये वैल्यू आती है हमारे पास माइनस ऑफ f/m। मतलब पॉइंट p का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पीछे की तरफ होगा और ये वैल्यू कितनी होगी? f/m। क्लियर है बात? पहला सवाल था, बहुत आराम से मैंने एक्सप्लेन किया क्योंकि यहां पर मैं सारे कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था। अब हमें न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में ज्यादा वक्त बिल्कुल नहीं लगेगा। जल्दी से बताओ फटाफट, हाउ मेनी ऑफ यू जिनको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? भाई कितने स्टूडेंट्स हैं? क्या क्लियर है सभी को? श्योर? ओके डन, आगे बढ़ते हैं फिर। तैयार हैं?
अब करेंगे न्यूमेरिकल्स, इतना टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चन देखिएगा, सिचुएशन वैसा ही है लेकिन इस बार ये सरफेस बेटा रफ है, साफ साफ लिखा हुआ नो स्लिपिंग। नो स्लिपिंग का मतलब है कि ये जो डिस्क है वो रोल कर रहा है, या इसी बात को ऐसे बोल सकते हैं कि डिस्क का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी वही होगा जो नीचे वाले पॉइंट का, और नीचे वाली सरफेस फिक्स है, तो हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी उस मोमेंट पे क्या होगा, 0 होगा। क्वेश्चन स्टार्ट करें सॉल्व करना। सीआरटीएम का क्वेश्चन है, पहला स्टेप ड्रॉ द एफबीडी। यहां पे लगा भाई फोर्स एफ नॉट, सरफेस से फ्रिक्शन लगेगा, ये तो तय है, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा क्योंकि स्लिपिंग नहीं हो रही है। लेकिन अब स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा ये हमारे लिए अननोन है। तो जब भी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आए जिसमें आप डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से कुछ भी एज्यूम कर लीजिए। सपोज मैंने यहां पर माना कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो पीछे की तरफ है, आई डोंट नो, हो सकता है आगे भी लग रहा हो और इट मे बी पॉसिबल कि शायद ना लग रहा हो, लेकिन आपको डायरेक्शन को लेकर के बिल्कुल भी कंसर्न नहीं होना है। आप इक्वेशंस लिखेंगे, मैथमेटिकली आप उन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, मैथ्स विल हेल्प यू टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। क्या सहमत हैं? तो लेट अस अज्यूम कि हमने मान लिया कि फ्रिक्शन पीछे की तरफ है। और बताइए, नॉर्मल और एमजी लग रहे होंगे, उसको मैं इंटरेस्ट नहीं है शो करने में क्योंकि नॉर्मल एमजी को बैलेंस कर रहा होगा। एक्सेलरेशन ए, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, ठीक। पहली इक्वेशन क्या लिखेंगे? पहली इक्वेशन द नेट एक्सटर्नल फोर्स बराबर एम ए। तो चलिए इक्वेशन नंबर 1, पहली इक्वेशन एफ नॉट माइनस एफ and that should be equals to what, m into a, equation number 1। second equation torque analysis, क्या हम किसी भी पॉइंट के अबाउट कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए मोस्ट प्रेफरेबल पॉइंट क्या है? सेंटर ऑफ मास। क्यों? फायदा क्या है, बेनिफिट बताओ? स्यूडो फोर्स का टॉर्क 0 हो जाता है, इसलिए अगर आप स्यूडो के बारे में सोच भी नहीं पाए तो भी आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो मैंने यहां पे टॉर्क एनालिसिस किया सेंटर ऑफ मास के अबाउट, टॉर्क एनालिसिस अबाउट सेंटर ऑफ मास। बताइए, देखिएगा जरा ध्यान से, एफ नॉट का टॉर्क क्या अल्फा के सेंस में आ रहा है? फ्रिक्शन का टॉर्क भी क्या अल्फा के सेंस में आ रहा है? सेंस देखना जरूर, जल्दी से देखिए, क्या एफ नॉट और फ्रिक्शन भले अपोजिट डायरेक्शंस में लग रहे हैं, लेकिन ये दोनों फोर्सेस की वजह से टॉर्क का सेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो मैं यहाँ पे जब टॉर्क लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? एफ नॉट इंटू आर प्लस फ्रिक्शन इंटू आर इज इक्वल टू आई, डिस्क है तो आई क्या लिखेंगे बेटा? एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। क्या सहमत हैं सभी लोग? इक्वेशन नंबर 2, सॉरी एफ आर इंटू आर कर लीजिएगा यहां पर। ये बेटा जल्दी से देखो कितने अननोन है, जल्दी से बताओ। फ्रिक्शन नहीं पता, एक्सेलरेशन नहीं पता, अल्फा नहीं पता, 3 अननोन है, 2 इक्वेशंस है। क्या करें? क्या और कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है? जब भी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपने फोर्स और टॉर्क की इक्वेशन लिख ली, लेकिन आपके पास नंबर ऑफ अननोन ज्यादा है और नंबर ऑफ इक्वेशंस कम है, तो फिर आप देखिए क्या आपके पास और कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, नो स्लिपिंग लिखा हुआ है। नो स्लिपिंग का मतलब क्या हुआ कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? 0। एक बात बताना, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का अभी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा? ए, पीछे की तरफ क्या होगा? आर अल्फा। तो मैं यहां पर तीसरी इक्वेशन ये लिखूंगा, ए माइनस आर अल्फा, दिस इज अ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यस और नो, और ये वैल्यू होनी चाहिए 0। तो यहां से आप देख पा रहे हैं दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। अब आपके लिए सॉल्व करना बहुत आसान हो चुका है। आप फंडामेंटली यहां से अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो 2 और 3 इक्वेशन को अगर कंबाइन करें, 2 एंड 3, तो देखिएगा क्या बन रहा है आपके पास, एफ नॉट प्लस फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू बेटा ए बाई आर इंटू 1 बाई आर। कैलकुलेशन चेक करिए, ये वैल्यू क्या आ गई? एम ए बाई 2। तो इक्वेशन 1 और इसको ऐड कर देते हैं, ऐड करने पर ये टर्म बनेगा आपके सामने 2 एफ नॉट इज इक्वल टू 3 एम ए बाई 2। तो यहाँ से ए की वैल्यू आती है हमारे पास 4 एफ नॉट बाई 3m। ये देखो कैलकुलेशन है। एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए तो फ्रिक्शन आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 में इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, एक्सेलरेशन की वैल्यू को, ये रहा भाई। बताइए क्या आएगा? एफ नॉट माइनस फ्रिक्शन, यस और नो भाई? जल्दी से बताइए क्या लिखेंगे? m इंटू ए की वैल्यू 4 एफ नॉट बाई 3m। m से जनाब m कैंसिल आउट हो गया। जल्दी से बताओ यहाँ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? एफ नॉट माइनस 4 एफ नॉट बाई 3, मतलब बेटा ये वैल्यू मेरे पास आई एफ नॉट बाई 3 विद नेगेटिव साइन। क्या कहेंगे?
नेगेटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब जो तुमने डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन एज्यूम किया था, फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। मतलब हमने माना था कि फ्रिक्शन पीछे की तरफ है, लेकिन ये फ्रिक्शन आगे की तरफ लग रहा है, और इसकी वैल्यू जो है, मैग्नीट्यूड जो है, वो कितना आ रहा है, f0/3 आ रहा है। पहले बताओ ये फंडामेंटल अप्रोच आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया? क्या सभी लोग सहमत हैं? अब बताऊंगा आपको एक डिफरेंट यूनिक मेथड। मल्टीपल इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि आप टॉर्क एनालिसिस किसी भी पॉइंट के अबाउट कर सकते हैं। इंटरेस्टेड है? कितने लोग इंटरेस्टेड हैं? जल्दी बताओ भाई। हाउ मेनी ऑफ यू नया मेथड सीखना चाहते हो? पक्का? डन? देखना, मैंने कहा कि टॉर्क एनालिसिस मैं इस पॉइंट के अबाउट करूंगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट करूंगा। फायदा क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट टॉर्क एनालिसिस करने से फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो, क्योंकि फ्रिक्शन उसी पॉइंट से पास कर रहा है। दूसरा इंटरेस्टिंग बात, एक बात बताओ कि इस पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या आया? जीरो। तो जब आप इस पॉइंट के फ्रेम में जाएंगे तो यहां पे कोई भी स्यूडो फोर्स नहीं आएगा, क्योंकि इस पॉइंट का आप ऐसे लिखेंगे ना, m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट p, लेकिन एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट p क्या है? जीरो। तो फायदा सुनिए, स्यूडो फोर्स है ही नहीं। हाँ, मान लीजिए अगर इसके पास ओमेगा होता तो इसके पास एक और एक्सेलरेशन होता, दैट इज सेंट्रीपिटल, वो कितना होता? आर ओमेगा स्क्वायर। लेकिन उसका टॉर्क तो वैसे ही जीरो हो जाता, क्योंकि आर ओमेगा स्क्वायर तो इसी पॉइंट से पास हो जाता। दो बेनिफिट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट टॉर्क एनालिसिस करने के, दो बेनिफिट बताओ कौन कौन से बेनिफिट है? फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो, और साथ ही साथ कोई स्यूडो फोर्स ही नहीं है। मल्टीपल इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पॉइंट के अबाउट बताओ, सिर्फ f0 का टॉर्क आएगा। क्या लिखोगे? f0 का टॉर्क, f0 इंटू 2r, यस और नो, बराबर आई लिखते समय ध्यान रखिएगा उस पॉइंट के अबाउट ही लिखें जिसके अबाउट टॉर्क एनालिसिस कर रहे हैं। तो इस एक्सिस के अबाउट आई क्या होगा? डिस्क का, दिस इज 3/2 mr स्क्वायर इंटू अल्फा। यहाँ पे जल्दी से देखिए, r से r कैंसिल आउट, अल्फा की वैल्यू, सिंगल इक्वेशन, आपको आंसर मिल गया 4f0/3mr। अल्फा आ गया तो एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन था r अल्फा, तो हमारे पास मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये वैल्यू क्या आ रही है आपके पास? 4/3, तो r से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू होगी 4f0/3m। देखिए अल्फा ए, क्या सारी वैल्यूज आ चुकी हैं? कितनी इक्वेशन लिखनी पड़ी? नहीं लिखनी पड़ रही। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछा गया था, मेरे हिसाब से आंसर आ गया 4f0/3m। अल्फा आ चुका है, फ्रिक्शन की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि क्या आ रही थी? -f0/3। समझे? जरूरी नहीं है कि टॉर्क एनालिसिस हमेशा सेंटर ऑफ मास के अबाउट करें, किसी और पॉइंट के अबाउट करने के भी कभी कभी बेनिफिट हैं। तो ऐसे सवाल सुनिएगा ध्यान से, जहां पे कोई भी गिवन बॉडी किसी फिक्स्ड सरफेस पर रोल कर रहा हो, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में अगर आप टॉर्क एनालिसिस इसी पॉइंट के अबाउट करेंगे तो आप क्वेश्चन को जल्दी अप्रोच कर पाएंगे। क्लियर? तो मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट सीख चुके हो, तो तैयार हो अगले सवाल के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्क सिचुएशन थोड़ा सा चेंज किया, इस बार ये जो फोर्स है ये ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और फ्रिक्शन फोर्स। प्लीज यार अब आप लोग सॉल्व करिए, बताइए आप लोगों का आंसर क्या आएगा। मैं भी देखना चाहता हूं कि आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाया वो सीखें या नहीं सीखें। ये जो फोर्स ऊपर की तरफ लगाया गया, ये आपको मान करके करना है कि इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है ना, वो mg से कम है, मतलब वेट ऑफ अ बॉडी से, क्योंकि अगर ऑब्वियस सी बात है वो वेट से ज्यादा हो जाएगा तो हवा में आ जाएगा। नो स्लिपिंग, मतलब ये बॉडी क्या कर रहा है? रोल कर रहा है। बताइए अप्रोच, बताइए कितना टाइम लगेगा? देखिएगा ध्यान से, मुझे एक बात बताइए, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। तो अब मैं देखिए डायरेक्टली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट टॉर्क एनालिसिस करने जा रहा हूं। ये फोर्स F लग रहा है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो, सिर्फ इस F का टॉर्क आएगा। और आप ऑब्जर्व करिए इस F का टॉर्क किस सेंस में आ रहा है? इस सेंस में आ रहा है, मतलब अल्फा इधर आएगा, और अल्फा इधर आया तो डेफिनेटली ये बॉडी इस तरह जाएगा, तो एक्सेलरेशन इधर होगा सेंटर ऑफ मास का। तो मुझे देख के ही पता चल गया कि फ्रिक्शन आगे लगेगा या पीछे लगेगा। कई बार आपसे सिर्फ डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन पूछा जाता है, मुझे देख करके ही समझ में आ रहा है कि इस समय ये फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा। कितने भाई बंधुओं को ये बात समझ आई है? अरे नहीं आई है तो जनाब
तो सुनिएगा, एक बात बताइए कि एक्सेलरेशन जो आया है उसके लिए एक्सटर्नल फोर्स चाहिए एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग नॉर्मल mg और f में से कोई भी नहीं है, तो बचा कौन? सिर्फ फ्रिक्शन। तो मैं यहां पे डायरेक्टली बोल सकता हूं कि ये जो एक्सेलरेशन आया ना, ये एक्सेलरेशन इस स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से आया होगा। क्या मैं टॉर्क एनालिसिस पॉइंट के अबाउट कर सकता हूं? यस और नो? यस। पक्का? स्यूडो फोर्स आएगा क्या? नहीं। चलिए, इसके अबाउट टॉर्क एनालिसिस करी तो मुझे लगता है सिर्फ F का टॉर्क आएगा। F का टॉर्क कितना आएगा? F इंटू आर इज इक्वल टू, क्या है ये? डिस्क, और डिस्क है तो 3/2 mr² इंटू अल्फा। यस और नो? R से R कैंसिल आउट, मुझे लगता है अल्फा की वैल्यू आ चुकी है बेटा 2F डिवाइडेड बाय 3mr। क्या कहना आपका? अल्फा आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, क्योंकि रोलिंग ऑन अ फिक्स सरफेस हो रहा है तो A बराबर R अल्फा। यस और नो? R का मल्टीप्लाई किया, कितनी आ गई बेटा ये वैल्यू? 2F बाय 3m। अगर ये आ चुका है, फ्रिक्शन फोर्स निकालना था। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ फ्रिक्शन ही लग रहा है, क्या मैं डायरेक्टली फ्रिक्शन बराबर मास इंटू ए लिख दूं? क्या ए निकाल चुके हो? ए की वैल्यू कितनी आ रही है? 2F बाई 3m। तो यहां पे इस वैल्यू को पुट करोगे तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 2F बाई 3। बताइए क्या कहना है? कितनी इक्वेशन बनानी पड़ रही है? कॉन्सेप्ट्स को समझो, हमेशा चीजों को मगअप मत किया करो। फिजिक्स इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट। जब भी कोई भी चीज अप्लाई कर रहे हो ना, तो अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, और हर चीज को स्टेप बाय स्टेप समझते हुए अगर आगे बढ़ोगे ना, तो सच में मैं बता रहा हूं कि फिजिक्स आपका वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट बन सकता है भाई। और फिजिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जो आपको लेजीनेस फील होती है ना, यही लेजीनेस आपके एक्साइटमेंट में कन्वर्ट हो सकती है। क्या लग रहा है? ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ? क्या किया? मैं फिर से एक बार फटाफट से रिपीट कर रहा हूं। मैंने कहा टॉर्क एनालिसिस पॉइंट के अबाउट करेंगे, फ्रिक्शन का टॉर्क 0। यस और नो? फ्रिक्शन का टॉर्क 0, स्यूडो फोर्स नहीं आएगा। इस पॉइंट के अबाउट सिर्फ F का टॉर्क आएगा। F का टॉर्क कितना? F इंटू आर बराबर I इंटू अल्फा। अल्फा आ गया, रोलिंग हो रही है तो A बराबर R अल्फा होगा। A आ गया तो फ्रिक्शन आ गया, एंड फ्रिक्शन इज व्हाट? 2F बाई 3। दिस इज अ स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, तैयार हैं? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करेंगे। हाँ, अब देखिएगा, देयर इज अ प्लैंक। इस प्लैंक का मास भी m है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए फटाफट। डिस्क का मास भी m है। प्लैंक और डिस्क के बीच में फ्रिक्शन है, और ये फ्रिक्शन इतना सफिशिएंट है सो दैट कि प्लैंक और डिस्क के बीच में स्लिपिंग नहीं हो रही है। प्लैंक जिस सरफेस पर रखा हुआ है वो सरफेस तो स्मूथ है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्लैंक है, ये डिस्क जो है वो प्लैंक के ऊपर क्या कर रहा है? रोल कर रहा है। रोलिंग मोशन को बोलने का यही तरीका है ना, नो स्लिपिंग। मासेस दोनों के सेम दिए हुए हैं। आपसे क्या पूछा जा रहा है? फर्स्ट पार्ट, एक्सेलरेशन ऑफ अ डिस्क, एक्सेलरेशन ऑफ अ प्लैंक, एंड व्हाट अबाउट द फ्रिक्शन। बताइए, अप्रोच बताइए, फंडामेंटल अप्रोच समझिएगा। जो भी बॉडी CRTM कर रही है उसका FBD ड्रॉ करिए और उसके लिए इक्वेशंस लिखिए, और जो बॉडी ट्रांसलेट कर रही है उसका भी FBD ड्रॉ करिए और उसके लिए भी इक्वेशन लिखिए। लेकिन जब भी इस तरीके के सवाल आए कि एक डिस्क प्लैंक के ऊपर रखा हुआ है, या एक प्लैंक डिस्क के ऊपर रखा हुआ है, या दो प्लैंक के बीच में डिस्क रखा हुआ है, इन सवालों को अगर आप जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं हमेशा पता है एक बात रिकमेंड करता हूं कि सबसे पहले आप ये देखिए कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ स्लिपिंग। अगर आप थोड़ा रिवर्स तरीके से सोचेंगे तो शायद आप जल्दी क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं। क्या बोला मैंने? लेट्स सी, देखिएगा। मान लीजिए कि इस डिस्क के सेंटर का एक्सेलरेशन बेटा A1 है। ओके, डिस्क का एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, और ये जो प्लैंक है, प्लैंक, इसका जो एक्सेलरेशन है ना वो A2 है। अब मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रोलिंग, क्या मैं यहां पे डिस्क का जो एक्सेलरेशन है उसे R अल्फा के बराबर लिख सकता हूं? कितने लोग कह रहे हैं भाई लिख सकता हूं? जल्दी बताओ। क्या मैं यहां पे डिस्क के सेंटर का एक्सेलरेशन क्या R अल्फा के बराबर लिख सकता हूं? अगर आप कह रहे हैं लिख सकते हैं तो भैया आपके फंडे क्लियर ही नहीं है। नहीं लिख सकते, क्योंकि आज डिस्क जिस सरफेस पर रखा हुआ है वो सरफेस जो है वो फिक्स नहीं है, वो एक प्लैंक है।
नो स्लिपिंग का मतलब यहां पर हम ये कहेंगे कि इस पॉइंट का और इस पॉइंट का जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो सेम होना चाहिए। तो सुनिएगा ध्यान से, मैं अगर आपसे पूछूं इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो आपको समझ में आ रहा होगा a1 आगे की तरफ रोटेट करने की वजह से r अल्फा पीछे की तरफ। तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन आगे की तरफ मैं क्या लिखूंगा, a1 माइनस r अल्फा 1। और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या है, a2। दिस इज अ कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग। समझे बेटा इस बात को। सबसे बड़ा मिथ या हम कह सकते हैं मिसकंसेप्शन, जब भी a और अल्फा दिखाई देता a बराबर r अल्फा कर देते हैं। हर चीज के पीछे लॉजिक है यार। तो आप बोलेंगे कि इस पॉइंट और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम होगा, तो a1 माइनस r अल्फा 1 इज इक्वल टू a2। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। मैं हमेशा कहूंगा सबसे पहले ये इक्वेशन लिख लो। इस इक्वेशन को लिखने के बाद आप बहुत जल्दी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगला बताइएगा। अब मैं क्या करूंगा, इस डिस्क पर FBD बनाया बेटा, F0 फ्रिक्शन लगेगा। मान लिया फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, ठीक है। बताओ इसके लिए इक्वेशन क्या लिखोगे, F0 माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू m इंटू a1। दिस इज द फोर्स एनालिसिस, द नेट एक्सटर्नल फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। अब करनी है टॉर्क एनालिसिस। इन क्वेश्चंस में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही कर लेना। इस पॉइंट के अबाउट करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस पॉइंट के अबाउट आज करोगे ना तो स्यूडो फोर्स का टॉर्क नॉन जीरो आएगा, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि आज पॉइंट P का जो एक्सेलरेशन है ना वो a2 है, या बोल सकते हैं a1 माइनस r अल्फा 1 है। देन यू हैव टू अप्लाई द स्यूडो फोर्स ऑन दैट पॉइंट। दिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P, और पॉइंट P का एक्सेलरेशन क्या है, a2। तो बेटा तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि इस वैल्यू को मुझे क्या लिखना पड़ेगा, m इंटू a2। तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क एनालिसिस करने में तुम्हें इसके टॉर्क को भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो कोई ज्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट होने वाला है नहीं, तो क्यों रिस्क ले। तो जब भी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसमें स्यूडो फोर्स है, तो उस केस में मोस्ट प्रेफरेबल पॉइंट शुड बी द सेंटर ऑफ मास। क्या कहना है बताइए जल्दी से। सेंटर के अबाउट टॉर्क एनालिसिस करने से F0 का टॉर्क जीरो हो गया, सिर्फ फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा FR इंटू आर। ये स्मॉल सब्सक्रिप्ट लिख लेते हैं भाई, F इंटू आर इज इक्वल टू आई। क्या है ये बॉडी, डिस्क है, यस, mr स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। अब आते हैं बेटा प्लैंक पर। अगर हम प्लैंक का FBD बनाएं तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से, एक्शन रिएक्शन पेयर से आपको एक बात समझ आ रही होगी, जो फ्रिक्शन इस पर जनाब पीछे लगा वही फ्रिक्शन क्या इस पे आगे लगेगा। इसका मास है m। तो बताइए हम इसके लिए इक्वेशन लिख सकते हैं, फ्रिक्शन इज इक्वल टू m इंटू a2। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। कई बार मैंने देखा है कि लोग इक्वेशंस तो लिख लेते हैं, लेकिन इक्वेशंस लिखने के बाद उन्हें सॉल्व करने में बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन अगर तुम ये इक्वेशन पहले ही लिख चुके हो तो जनाब बस इस इक्वेशन में तुम्हें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तुरंत आंसर आ जाएगा। a1 की वैल्यू पुट करो। a1 की वैल्यू क्या रखोगे, F0 पुट करके बताओ भाई, जल्दी बताओ। यहां से इक्वेशन 2 से a1 की वैल्यू पुट करो, F0 माइनस फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय m माइनस r इंटू अल्फा 1। अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, जो कि यहां से हम निकाल सकते हैं। ये वैल्यू आ जाएगी बेटा आपके पास कितनी, 2FR डिवाइडेड बाय m इंटू आर, यस और नो, ठीक है। और बराबर लिखेंगे a2, और a2 की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, फ्रिक्शन बटे m। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4 मैंने a1, अल्फा और a2 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। चेक करिए आराम से, r से r कैंसिल आउट, m m m कैंसिल आउट। इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, अब आपके पास सीधे फ्रिक्शन आ जाएगा, और फ्रिक्शन जैसे ही आ गया क्वेश्चन खत्म हो गया। यहां पे आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि F0 की वैल्यू कितनी आ रही है, 4FR। तो यहां से बेटा FR की वैल्यू कितनी हो गई, F0 बाई 4। फ्रिक्शन आ गया, फ्रिक्शन आ गया, क्वेश्चन खत्म ही हो गया। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा था, एक्सेलरेशन ऑफ अ डिस्क, जो कि a1 था। बताओ वहां से a1 की वैल्यू क्या लिखोगे, F0 माइनस F0 बाई 4 डिवाइडेड बाय m, यस और नो। तो इसको लिख सकता हूं बेटा 3F0 बाई 4m। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क। प्लैंक को तो फ्रिक्शन ही एक्सेलरेट कर रहा है, तो यहां पर प्लैंक का एक्सेलरेशन हम क्या लिख सकते हैं, जो कि a2 है, F0 बाय 4m। क्वेश्चन खत्म। मुझे ये बताइए फटाफट, क्या ये क्वेश्चंस आपको टफ लग रहे हैं, क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। मैं हर एक बात को काफी डिटेल्ड में एक्सप्लेन कर रहा हूं।
अगर अभी भी आपको कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज एक बार देखिए क्या मैंने किया है। जो बॉडी सीआरटीएम करेगा उसके लिए हम दो इक्वेशन लिखते हैं, एक फोर्स एनालिसिस और दूसरा टॉर्क एनालिसिस। जो बॉडी ट्रांसलेट करेगा उसके लिए हम क्या करते हैं, फोर्स एनालिसिस। इक्वेशंस लिखने के बाद जब भी ऐसी सिचुएशन होती है, अगर आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशंस कम है और नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा हैं, तो आप फिर क्या सोचते हैं, व्हाट इज अ एडिशनल इंफॉर्मेशन, जो कि हमें यहां दिखाई दे रहा था, नो स्लिपिंग। क्लियर है? बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं भाई। चलिए आगे बढ़ता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तैयार हैं? अरे एनर्जी डाउन कैसे हो रही है भाई, जोश बरकरार रखिए भाई, पक्का? ओके मूव ऑन। चलिए देखते हैं, बढ़िया सवाल। स्पूल, स्कूल नहीं बेटा, स्पूल है ना, मास एम रेडियस आर। कभी पतंग उड़ाई है? तो पतंग उड़ाने के लिए उस धागे को, पता नहीं आप लोग क्या बोलते होंगे उसको, जटाई वटाई क्या बोलते होंगे, उसको बांधते थे इस तरीके से। तो जिसके ऊपर बांधते थे ना उसको स्पूल ही बोला जाता है फिजिक्स की लैंग्वेज में। क्वेश्चन पढ़िए, ज्यादा टाइम पास नहीं करना। इस स्पूल का जो मास है वो m है, रेडियस r, ये वाला रेडियस r है इंटरनल रेडियस, और बाहर वाला जो रेडियस है वो 2r है। ठीक, ये रेडियस, हाँ ये करने से, ठीक है। नो स्लिपिंग, नीचे वाली सरफेस रफ है, फ्रिक्शन इतना सफिशिएंट है सो दैट देयर इज नो स्लिपिंग। ओके चलिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका हमें 2mr² दिया हुआ है, लेकिन बी केयरफुल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब भी दिया हो तो सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछना जरूरी है कि किस एक्सिस के अबाउट। मैं आपको बता देता हूं, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है ये उस एक्सिस के अबाउट दिया हुआ है जो पॉइंट O से पास हो रहा है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, लाइक दिस। ठीक, आपसे पूछा जा रहा है एक्सेलरेशन ऑफ P। P क्या है? P वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर ये फोर्स लग रहा है, और आपसे पूछा जा रहा है फ्रिक्शन फोर्स। मैं ये चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करें और मुझे बताएं कि आपका आंसर क्या है। इसका मैं व्यू बता दूं आपको, मतलब ये तो मैंने फ्रंट व्यू बनाया है, अगर आप इसका वैसा व्यू देखेंगे साइड व्यू, तो ये सिचुएशन कुछ इस तरीके की होगी, लाइक दिस। अब शायद थोड़ा सा फील आ रहा हो, ये इस तरीके से सरफेस पे रखा होगा और ऐसे फोर्स लग रहा होगा, तो हम तो इसका फ्रंट व्यू देख पा रहे हैं। चलिए, क्या सॉल्व हुआ? क्या क्या बहुत लेंदी हो रहा है क्या? अगर आज का लेक्चर तुमने ध्यान से अटेंड किया है ना, एक सिंगल इक्वेशन से तुम्हें आंसर मिलेगा, सिंगल इक्वेशन से। सुनिएगा ध्यान से। कैन आई डू द टॉर्क एनालिसिस अबाउट दिस पॉइंट, यस और नो? कर सकता हूं। फायदा सुनिएगा, फायदा क्या है, यहां से लगने वाला जो फ्रिक्शन है, मान लीजिए यहां से लगने वाला फ्रिक्शन पीछे की तरफ है, जिसको अपन ने FR बोल दिया। इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क एनालिसिस करने से फ्रिक्शन का टॉर्क क्या हो जाएगा? 0। यस और नो? पक्का? इंटरेस्टिंग बात, अगर रोल कर रहा है तो स्यूडो फोर्स नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क एनालिसिस करने से सिर्फ किसका फोर्स आएगा, सॉरी किसका टॉर्क आएगा? F0 का। जल्दी से बताना, F0 यहां से कितनी दूरी पे लग रहा है? ये 2r + r। F0 का टॉर्क क्या लिखूंगा? F0 × 3r इज इक्वल टू आई। वी केयरफुल, ये जो आई है वो O के अबाउट है, P के अबाउट नहीं है। उसके अबाउट निकाल सकते हैं अगर पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपको आता है तो। 2mr² प्लस मास m है, और ये एक्सिस यहां से कितनी दूरी पर है? 2r। कितना शिफ्ट करना होगा? 2r। तो बेटा इसको क्या लिखूंगा? m × 2r का होल स्क्वायर। यस और नो? मल्टीप्लाइड बाय अल्फा। चेक करिए ध्यान से, यहां से आपके पास ये कैलकुलेशन बहुत आसान हो चुकी है। F0 × 3r बेटा, ये बताओ कितना हो गया? 4 + 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 6mr² मल्टीप्लाइड बाय अल्फा। तो यहाँ पर r से r कैंसिल आउट और ये भी कैंसिल आउट, तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू आती है F0 डिवाइडेड बाय 2mr। अल्फा आ गया, पक्का? लेकिन मुझे अल्फा थोड़ी निकालना है, मुझसे क्या पूछा है? पॉइंट P का एक्सेलरेशन। एक बात बताना, पॉइंट P का एक्सेलरेशन आप क्या लिखोगे? अगर मैं ये कहता हूं कि इसके सेंटर का एक्सेलरेशन A है और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, तो पॉइंट P का एक्सेलरेशन क्या होगा? ट्रांसलेट करने की वजह से A, यस और नो?
और रोटेट करने की वजह से सेंटर से पॉइंट कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है, तो a प्लस आर अल्फा, दिस विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट p। यार अल्फा तो आ चुका है, अगर कोई a बता दे तो शायद आंसर आ जाएगा। a निकालने के लिए आपको एफर्ट ही नहीं करना जनाब, रोलिंग हो रही है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का, पॉइंट p का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताओ क्या लिखोगे। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, ये भी पॉइंट p है, ये भी, इसको p डैश बोल देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने एक्सेलरेशन जो लिखा है वो p डैश का लिखा है। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन बताओ, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या लिखोगे, a आगे, यस और नो। और ये पॉइंट यहां से 2r डिस्टेंस पर है, तो ये पॉइंट का एक्सेलरेशन 2r अल्फा पीछे होगा। तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एक्सेलरेशन a माइनस 2r इंटू अल्फा, और ये वैल्यू 0 होगी। तो यहां से जरा ध्यान से देखना कि जो अल्फा की वैल्यू है, या हम कह सकते हैं जो a की वैल्यू है बेटा, वो a की वैल्यू 2r इंटू अल्फा आ रही है। हर बार a बराबर r अल्फा नहीं होता बेटा, यहां पे ध्यान से देखो, इसलिए बोल रहा हूं कि हर एक एक कॉन्सेप्ट को समझो। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेंटर से 2r दूरी पर है, तो इसलिए मैंने यहाँ a माइनस 2r अल्फा लिखा है, a की वैल्यू 2r अल्फा आ गई। क्लियर है ये बात। तो आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि पॉइंट p डैश का जो एक्सेलरेशन है, अगर वो मुझे लिखना है तो a की वैल्यू 2r अल्फा पुट कर दें, तो यहां से एक्सेलरेशन ऑफ p डैश क्या लिख सकते हैं, 3r अल्फा। खत्म हो चुका है जनाब, अल्फा आप कैलकुलेट कर चुके हैं, 3r इंटू अल्फा, अल्फा इज f0 बाय 2mr, r से r कैंसिल आउट, यहां से ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास क्या, 3f0 बाय 2m। क्लियर है बात। फ्रिक्शन निकालना है तो मैं कहूंगा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकाल लीजिए। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन लिखेंगे तो 2r इंटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू है f0 अपॉन 2mr, 2r कैंसिल आउट हो गए, ये वैल्यू आती है हमारे पास क्या, f0 बाय m। बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर आ रहा है, सोचो क्या हुआ भाई, एक्सेलरेशन f0 बाय m आ रहा है। इक्वेशन क्या लिखते तुम, आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, यस और नो। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ रही है, f0 बाय m। तो यहां पर फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। मतलब देयर इज नो नीड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। यहां पर ये गिवन बॉडी विदाउट फ्रिक्शन ही क्या कर पाएगा, रोल कर पाएगा। क्लियर है मेरी बात। आई होप सो कि आज के इस लाइव सेशन में डायनामिक्स ऑफ सीआरटीएम के कई सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे, और साथ ही साथ आज आपको ये बात समझ आ गई होगी कि टॉर्क एनालिसिस हम किसी भी पॉइंट के अबाउट कर सकते हैं। इज इट नॉट नेसेसरी कि वो पॉइंट सेंटर ऑफ मास ही होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में वी प्रिफर इट। रीजन बताओ, सभी लोग बताओ कि क्या रीजन होता है। रीजन है कि उस केस में स्यूडो फोर्स का जो टॉर्क है, किसका, स्यूडो फोर्स का जो टॉर्क है अबाउट सेंटर ऑफ मास, वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है भाई, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग काफी कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिला होगा। मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि इस चैनल पर रेगुलर बेसिस पे जो वीडियोस आते हैं उसके अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको रेगुलर बेसिस पर इस चैनल पर किस किस टॉपिक पे वीडियोस अपलोड किए जाएंगे उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। ओके भाई, तो इसी के साथ सेशन को एंड करें। ओके, थैंक यू सो मच।